हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में जिसमें हम रीट, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट और अदर गवर्नमेंट एग्जाम जो भी हैं उनसे रिलेटेड के लिए हम क्या पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे। जिसमें साइंस आती है जैसे आपके एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे, इन सब में क्या आती है, आपकी साइंस आती है। तो साइंस से रिलेटेड हम आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट पहली वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया था मानव रोग, उसमें आप फर्स्ट वीडियो उसमें आपने जेनेटिक्स से संबंधित बीमारियां पढ़ी थी। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो आपको पढ़ेंगे उपार्जित रोगों के बारे में। तो पार्ट 2, ठीक है। तो ये कौन सा है, पार्ट 2, जिसमें मानव रोग। फर्स्ट जो हमने पढ़ा था आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग जो होते हैं वो कौन से होते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी में। आनुवांशिक रोग जिन्हें हम कहते हैं जन्मजात रोग, ठीक है। यानी कि जो जन्म से ही माता पिता द्वारा अर्जित किए जाते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं आनुवांशिक रोग। तो जिसमें मैंने आपको हीमोफीलिया, बढ़ंतता वगैरह और सिंड्रोम से रिलेटेड रोग के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उपार्जित रोग, एक्वायर्ड डिसीज। उपार्जित रोग वो होते हैं जो किसी व्यक्ति में जन्म के बाद, किसी व्यक्ति के जन्म के बाद जीवन काल में कभी भी हो सकते हैं। यानी कि जन्म के बाद जीवन काल में, जन्म के बाद जीवन काल में कभी भी हो सकते हैं। जन्म के बाद जीवन काल में क्या हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, ठीक है। उन्हें उपार्जित रोग कहते हैं। अब जो उपार्जित रोग होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पढ़ेंगे हम उपार्जित रोग। उपार्जित रोग भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप से होते हैं आपका, ठीक है। एक होता है आपका संक्रामक रोग। संक्रामक रोग जिसे कहते हैं हम संक्रामक रोग। एक होता है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग, संक्रामक रोग को एक तरीके से हम कह सकते हैं संचारी रोग भी कह सकते हैं। संचारी रोग भी कह सकते हैं, यानी कि संक्रमित व्यक्ति से। संक्रामक मतलब होता है किसी संक्रमित व्यक्ति से, यानी कि कोई इस रोग से ग्रसित है, ऑलरेडी संक्रमित है, तो उस संक्रमित व्यक्ति से या संक्रमित रोगियों से संक्रमित व्यक्ति जल, वायु, ठीक है, वस्तु जो भी होगी, यानी संक्रमित व्यक्ति जल, वायु, वस्तु से किसमें फैलता है, स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। स्वस्थ व्यक्ति में क्या होता है, वो फैलता है, उसे हम कहते हैं संक्रामक रोग। अब संक्रामक रोग भी आपके विभिन्न प्रकार से फैलते हैं। कोई आपका विषाणु, जीवाणु, इन सब चीज़ों से भी फैलता है। तो संक्रामक रोग जो फैलते हैं वो किससे फैलते हैं, आपके बैक्टीरिया, यानी कि आपका जीवाणु, दूसरा आपका वायरस, ठीक है, फिर आपका फंगी यानी कवक के द्वारा, और फिर आपका प्रोटोजोआ और कृमि प्रोटोजोआ, ये इन चीज़ों से क्या होता है, वो आपके अंदर फैलता है। तो ये संक्रामक रोग होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से रोग आते हैं। अब संक्रामक रोग के अंदर कौन कौन सा रोग आता है, तो संक्रामक रोग के अंदर आपका चेचक है, कुकर खांसी है, क्षय रोग है, फ्लू, निमोनिया, टाइफाइड,
आदि, मतलब इतने बहुत सारे रोग हैं, टाइफाइड है, आपका हैज़ा है, ठीक है, मलेरिया और भी सारे रोग हैं। ये सारी चीज़ें किससे फैलते हैं? संक्रामक रोग के द्वारा फैलते हैं। यानी कि ये जितने भी रोग हैं ये संक्रामक रोग होते हैं जो किसी संक्रमित चीज़ से या संक्रमित व्यक्ति, जल, वायु, वस्तु से किसी स्वस्थ व्यक्ति में क्या होते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होते हैं? संचरित होते हैं। यानी कि मान के चलो ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक क्या है? व्यक्ति है। ये क्या है? ये संक्रमित व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? ये संक्रमित व्यक्ति है। और ये स्वस्थ व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति। तो संक्रमित व्यक्ति से, यानी कि जब ये इसके संपर्क में आएगा, ये स्वस्थ व्यक्ति या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आएगा, ये संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आएगा, तो ये इससे ट्रांसफ़र इसमें हो जाएगा। तो यानी ये भी कैसा हो जाएगा? संक्रमित हो जाएगा। तो ये रोग क्या होता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है, ठीक है। और ये वायु, जल, भोजन, जिससे भी ये सारे रोग फैलते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो संक्रामक रोग के बारे में पढ़ेंगे। और आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीवाणु के द्वारा फैलने वाले रोग। तो वो जीवाणु के द्वारा कौन कौन से रोग हैं जो जीवाणु के द्वारा फैलते हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले थोड़ा जीवाणु के बारे में जानेंगे कि जीवाणु होता क्या है। चलो, तो फर्स्ट है बैक्टीरिया। जिसको कहते हैं हम जीवाणु, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया होता है, इसका जो अध्ययन किया जाता है, यानी कि बैक्टीरियाओं का, जीवाणुओं का जो अध्ययन किया जाता है, अध्ययन जीवाणु का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहते हैं उसको? बैक्टीरियोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन से ये बनता है कि जीवाणु का अध्ययन करने वाले को कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। अब बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ठीक है, तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। और इन्होंने की थी, कब की थी? आपकी 1674 में। एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी 1674 में। इन्होंने सबसे पहले, यानी कि प्रथम सजीव कोशिका की खोज की थी। कैसी कोशिका की खोज की थी? अब इससे पहले जो कोशिकाओं की खोज हुई थी वो मृत कोशिकाओं की खोज हुई थी, लेकिन इन्होंने प्रथम सजीव कोशिका की खोज की थी। तो अगर हम सबसे पहली कोशिका के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज, तो कोशिका की खोज जो की थी वो किसने की थी? आपकी रॉबर्ट हुक ने की थी। और कब की थी उन्होंने? 1665 में। तो प्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और जिन्होंने 1665 में की थी, जिसका नाम क्या था? कॉर्क नाम दिया गया था उसको। कैसी थी ये? मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी ये? मृत कोशिका थी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए कि मृत कोशिका किसने खोजी थी, जो कॉर्क नाम था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में और प्रथम बार खोजी थी। लेकिन प्रथम सजीव कोशिका जिसने खोजी थी वो एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, जिन्होंने 1674 में खोजी थी। जो बैक्टीरिया होते हैं वो सारे किस कंडीशन में आते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। कैसी होती है वो? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो जो प्रोकैरियोटिक वो जो होते हैं वो एक तरीके से मान के चलो, जो उनका केंद्रक होता है वो कैसा? अल्प विकसित होता है। यानी कि अल्प विकसित दो प्रकार की कोशिका होती है, जिनमें एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर आते हैं, जिनका केंद्रक कैसा होता है? मान के चलो ये इनका केंद्रक है ये, और ये कैसा है? अल्प विकसित है। डॉट 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 इसको शो कर रहा है अल्प विकसित, अल्प विकसित, ठीक है। इसलिए इनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। अल्प विकसित केंद्र होता है इनका, ठीक है। प्रोकैरियोटिक नाम से पता चलता है, इसलिए अल्प विकसित। तो सारे बैक्टीरिया होते हैं वो अल्प विकसित केंद्र के होते हैं, इसलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत रखा गया जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? केंद्र का संपूर्ण सुविकसित होता है, इसलिए इसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया से रिलेटेड क्या उनसे जो भी बीमारियां होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।
तो उनसे कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपका टीबी के बारे में। तो फर्स्ट मानव रोग कौन सा है? टीबी। टीबी को हम एक तरीके से क्षय रोग भी कह सकते हैं, इसको यक्ष्मा रोग भी कह सकते हैं, इसको हम यक्ष्मा रोग, इसको हम ट्यूबरक्लोसिस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ट्यूबरक्लोसिस रोग भी कहा जा सकता है इसको, और इसको हम कह सकते हैं तपेदिक। तो ये विभिन्न इन नामों से जाना जा सकता है, पेपर में किसी भी नाम से आ सकता है, टीबी, क्षय रोग, यक्ष्मा, ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक। तो ये सारे किसके नाम है? टीबी के हैं। अब जो टीबी फैलता है वो रोग कारक कौन है, यानी किस बैक्टीरिया के कारण फैलता है? रोग कारक यानी कि बैक्टीरिया। तो किस बैक्टीरिया की वजह से फैलता है ये? तो ये फैलता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या किसके द्वारा फैलता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, इसके द्वारा फैलता है इसका बैक्टीरिया। इस रोग के कारण क्या? ट्यूबरक्लोसिस, यानी ट्यूबरक्लोसिस नाम टीबी का है, तो टीबी भी ट्यूबरक्लोसिस, टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के फैलता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, मतलब कैसे पता चलेगा कि टीबी नाम की बीमारी है, प्रेजेंट है? तो कैसे पता चलेगा? इसके लक्षण होते हैं हल्का हल्का बुखार होना, यानी हल्का हल्का बुखार, और ये बुखार आपका प्रतिदिन होगा, ठीक है, हल्का हल्का बुखार होना। भूख में कमी आएगी, भूख में कमी, वज़न में कमी आएगी, वज़न कम हो जाएगा, और आपके फेफड़ों में, इससे जो प्रभावित अंग होता है वो कौन सा होता है? फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेफड़ों में इन्फेक्शन। अगर पूछा जाए कि टीबी के द्वारा सबसे ज़्यादा बॉडी के अंदर कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो जो होता है वो आपका कौन सा होता है? फेफड़ा होता है। तो इसको आप इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं, प्रभावित अंग। ये प्रभावित अंग ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो इससे जो प्रभावित अंग है वो क्या है? फेफड़ों में इन्फेक्शन होगा, और लंबे समय तक क्या रहेगी? खांसी आएगी, लंबे समय तक खांसी रहेगी आपको। तो ये सारे जो है टीबी के लक्षण होते हैं। अब टीबी के लक्षण, ये जब टीबी है तो उसमें किस परीक्षण यानी कि टेस्ट, कौन सा टेस्ट टेस्ट होता है? तो वो होता है आपका मेंटॉक्स टेस्ट। मेंटॉक्स टेस्ट के द्वारा पता चलता है कि टीबी संबंधित रोग है या नहीं, ठीक है। अब गवर्नमेंट सरकार, यानी कि गवर्नमेंट सरकार ने एक डॉट्स नाम का एक स्टार्ट किया था, डॉट नाम, जिसे कहते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, यानी सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत क्या होता है कि डॉक्टर होता है वो खुद अपनी उपस्थिति में दवा देता है, ठीक है। अब टीबी से संबंधित उपचार, जब टीबी हो जाए तो उससे रिलेटेड उपचार क्या होगा उसका? उसमें एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाएंगी। जितने भी बैक्टीरिया से रिलेटेड रोग होते हैं उसमें एंटीबायोटिक दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं। और अगर इसमें वैक्सीन का बात करें तो टीबी के लिए कौन सी वैक्सीन या फिर टीका भी कह सकते हैं उसको, वैक्सीन का यूज़ किया जाता है। उसमें VCG का टीका लगाया जाता है। किसका टीका लगाया जाता है? VCG का टीका लगाया जाता है, जिसे कहते हैं बैसिलस कॉमेट ग्वेरिन नामक इसमें टीका लगाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं दूसरी बीमारी टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड, ठीक है।
टाइफाइड को हम कह सकते हैं आंत्रशोथ, क्योंकि आंत्र से ही को ज़्यादा अफेक्ट करती है, इसलिए आंत्रशोथ भी कहा जाता है इसको। मोती जरा भी कह सकते हैं इसको हम, मोती जरा भी कह सकते हैं, या इसको म्यादी बुखार भी कहा जाता है, म्यादी बुखार भी कहते हैं। अब ये किस बैक्टीरिया यानी कि इसका रोग कारक कौन है, रोग कारक या कह सकते हैं बैक्टीरिया, किस बैक्टीरिया की वजह से फैलता है ये, तो ये आपका फैलेगा सॉल्मोनेला टाइफी के द्वारा, सॉल्मोनेला टाइफी द्वारा फैलता है। ठीक है, टाइफाइड टाइफी। और इसके जो लक्षण होते हैं, इसमें भी क्या होता है कि शाम के टाइम बुखार तेजी हो जाता है, दिन में तब बुखार नहीं रहता है, भूख की कमी हो जाती है, शरीर होता है, आंतों में संक्रमण हो जाती है, तेज बुखार, निर्जलीकरण, ये सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं। अब ये फैलता किससे है, यानी कि इसका संक्रमण किससे होता है, तो इसका जो फैलना होता है वो दूषित जल और भोजन से, दूषित जल व भोजन से, कोई दूषित जल या भोजन का उपयोग करने से। दूसरा होता है तेज बुखार के द्वारा, कैसे, तेज बुखार। ठीक है, दिन में सही रहता है, लेकिन शाम जैसे जैसे शाम होती है तो बुखार में बढ़ोतरी होती आती है, तेज बुखार होता है। फिर होता है पानी की कमी, पानी की कमी हो जाने से, जिसे हम कहते हैं निर्जलीकरण, निर्जलीकरण। इसमें जो प्रभावित अंग होता है, यानी कि जो अंग आपका प्रभावित होता है, सबसे ज़्यादा इसको आंत्रशोथ कहते हैं, तो इसकी आंत ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगी। आंत तो वो चाहे छोटी आंत हो बड़ी आंत, दोनों ही प्रभावित होती हैं इसकी। और अगर उपचार की बात करें इसमें, तो उपचार के लिए भी इसमें एंटीबायोटिक दवाइयों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जितने भी बैक्टीरिया से रिलेटेड होना चाहता है, एंटीबायोटिक दवाइयाँ ही यूज़ की जाती हैं, एंटीबायोटिक दवाइयाँ का इनमें उपयोग किया जाएगा। और अगर वैक्सीन की बात की जाए इसके अंदर, तो वैक्सीन लगता है इसमें टैप, ये वी टैप का वैक्सीन लगता है, जिसे हम टाइफाइड या पैराटाइफाइड ए वी कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइफाइड पैरा टाइफाइड ए और बी। ठीक है, और टेस्ट की बात किया है, इसमें कौन सा टेस्ट होता है, तो उसको कहते हैं हम विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट। इसके द्वारा पता चलता है कि ये रोग है या नहीं। तो ये सारे जितने भी हैं, ये आपके टाइफाइड से संबंधित है, जो पेपर में पूछे जाएंगे वही इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर पूछा जाए कि किस बैक्टीरिया से फैलता है, तो सॉल्मोनेला टाइफी के द्वारा फैलता है। टाइफी से टाइफाइड, टाइफाइड को आंत्रशोथ, मोती जरा, म्यादी बुखार भी कहा जाता है। इसका जो संक्रमण है वो दूषित जल और भोजन से, तेज बुखार आता है, पानी की कमी हो जाती है, निर्जलीकरण होता है जिसे कहते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग होता है वो आंत होती हैं। ठीक है, आंत इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। उपचार एंटीबायोटिक दवाइयाँ का यूज़ किया जाता है, वैक्सीन, टैब एंड टाइफाइड पैराटाइफाइड ए वी टेस्ट, विडाल टेस्ट का यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं हैजा। तीसरा हम पढ़ेंगे हैजा के बारे में, जिसे हम कहते हैं कॉलेरा या आपका विसूचिका भी कह सकते हैं इसको। हैजा को क्या कहते हैं, कॉलेरा या विसूचिका। ठीक है, तो इसका जो किस बैक्टीरिया से फैलता है ये हैजा आपका, तो ये फैलता है आपका विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी से फैलता है, जिसकी जो आकृति होती है वो कोमा जैसी होती है, यानी कि इस तरीके से इसकी आकृति होती है। ठीक है, अगर इस बैक्टीरिया की आकृति देखें तो कोमा जैसी इसकी आकृति होती है, कोमा जैसी आकृति का ही होता है ये। और अगर इसका वाहक देखें तो जो आपका हैजा है वो किसके द्वारा फैलता है, वाहक इसका जो फैलाने वाला होता है वो होता है मक्खी के द्वारा। मक्खी जब भी किसी दूसरी चीज़ पे बैठती है या किसी चीज़ पे बैठती है तो उसके द्वारा फैलता है ये, मक्खी के द्वारा। और संक्रमण जो होता है इसका वो आपका
दूषित जल या भोजन, दूषित जल और भोजन से कैसे फैलता है? दूषित जल और भोजन के द्वारा फैलता है ये। इसमें और दस्त और उल्टी होना, ये सभी इसके लक्षण हैं। इसका मेन जो है वो यही है, विब्रियो कोलोरी, जिसकी आकृति कौवा के आकार की होती है। अब हम पढ़ते हैं निमोनिया। नेक्स्ट पॉइंट, 4th नंबर, निमोनिया। ठीक है, निमोनिया ज़्यादातर किस में होता है? बच्चों में होता है। किस में होता है? बच्चों में ज़्यादातर होता है, छोटे बच्चों में। ये जो फैलता है किस बैक्टीरिया की वजह से फैलता है? ये निमोनिया किस बैक्टीरिया की वजह से फैलता है? ये तो ये फैलता है आपका डिप्लोकोकस न्यूमोन, डिप्लोकोकस न्यूमोन, या फिर इसको स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोन के द्वारा फैलता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोन द्वारा फैलता है। ठीक है, डिप्लोकोकस न्यूमोन द्वारा फैलता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोन द्वारा फैलता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग होता है वो अंग कौन सा होता है? आपका फेफड़ा होता है। यानी निमोनिया से कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो वो आपका फेफड़ा होता है, जिसे लंग्स कहते हैं। यही लंग्स सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। इसके लक्षण, निमोनिया आने पर कौन कौन से लक्षण होते हैं? तो निमोनिया आने से इसमें क्या होता है? फेफड़ों में पानी भर जाता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है। अगर फेफड़ों में पानी भरेगा तो सांस लेने में क्या होगी? उसको कठिनाई होगी। तो सांस लेने में, श्वसन लेने में कठिनाई होना। फेफड़ों में पानी भरने की वजह से क्या होगी? श्वसन लेने में कठिनाई होगी और उसको बुखार भी आएगा। और ये सर्दी में सबसे ज़्यादा होता है और बच्चों में होने का ज़्यादा खतरा रहता है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, निमोनिया के बाद टिटनेस। क्या है आपका? टिटनेस, जिसको हम कहते हैं लॉकजा रोग। क्या कहते हैं? लॉकजा रोग भी कहा जाता है इसको। टिटनेस को क्या कहते हैं? लॉकजा रोग भी कहा जाता है। ये किस बैक्टीरिया की वजह से फैलता है ये टिटनेस? तो ये फैलता है आपका क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी किसके द्वारा फैलता है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा फैलता है ये। ठीक है, टिटेनी से टिटनेस। इसे लॉकजा रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक तरीके से मतलब किसी चीज़ का ऐंठन हो जाता है या लॉक हो जाता है, उस चीज़ का बंद हो जाता है वो चीज़। इसका जो प्रभावित अंग होता है वो आपका तंत्रिका तंत्र होती है, तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियाँ, नर्वस सिस्टम कहते हैं जिसको, नर्वस सिस्टम, या फिर आपकी मांसपेशियाँ। देखा होगा चाकू से हाथ कट जाना, किसी भी लोहे की चीज़ पर अगर उस पर काई लगी हुई है तो उसमें क्या होता है? हाथ कट जाते हैं तो उसमें टिटेनस होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसमें लक्षण जो होते हैं वो आपके लक्षण क्या होंगे? जबड़े का ऐंठ जाना, तभी तो इसे लॉकजा रोग कहते हैं। और जोड़े का भी ऐंठ जाना, जोड़ों में भी क्या हो जाता है? ऐंठन हो जाती है, ऐंठन होना, हल्का दर्द होना, हल्का क्या होना? दर्द होना। और इसकी जो टीका यूज किया जाता है, वैक्सीन जिसे कहते हैं हम, वो आपका किया जाता है ATS का। ठीक है, इसके लिए जो टीका यूज किया था किसका? याद क्या? ATS का टीका लगवाया जाता है टिटनेस हो जाने पर। नेक्स्ट, टिटनेस, इसे लॉकजा रोग भी कहते हैं। ये बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है। टिटेनी से टिटनेस। अंग इसमें तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम और मांसपेशियाँ ज़्यादा प्रभावित होती हैं। लक्षण होता है इसमें जबड़े का ऐंठ जाना, जोड़ों का ऐंठन होना,
हल्का दर्द होना, टीका इसमें ATS का टीका लगवाया जाता है। अब आता है आपका कुष्ठ रोग। छठवां पॉइंट आपका कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग किस बैक्टीरिया की वजह से फैलता है? तो कुष्ठ रोग आपका फैलता है माइक्रोबैक्टीरियम लिप्री के द्वारा। माइक्रोबैक्टीरियम लिप्री द्वारा। किसके द्वारा फैलता है? ये माइक्रोबैक्टीरियम लिप्री द्वारा कुष्ठ रोग फैलता है। इसमें जो आपका प्रभावित अंग होता है, क्या होता है आपका प्रभावित अंग, तो इससे आपका जो प्रभावित अंग होता है ये भी तंत्र प्रभावित होता है, यानी कि नर्वस ही इसमें प्रभावित होती हैं, नर्वस सिस्टम ही प्रभावित होती है इसमें। इसके जो लक्षण होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं आपके? शरीर पर गांठें होने लगती हैं। आपने देखा होगा कभी कभी शरीर पर जो गांठें होने लगती हैं, शरीर पर गांठें होने लगती हैं, तो उनमें क्या होता है? कुष्ठ रोग होता है। ठीक है। हाथ व पैर की उंगलियों में के जो ऊतक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। हाथ व पैर की अंगुलियों के ऊतक नष्ट होने लगते हैं, तो इनमें ये कुष्ठ रोग पाया जाता है। अब ये बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है, ये बहुत ही पुराना रोग है, लेकिन अब इसकी ये कम लोगों में ही ये कुष्ठ रोग नामक पाया जाता है। इसका जो बैक्टीरिया होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम लिप्री होता है, इम्पोर्टेंट। दूसरा इससे प्रभावित अंग ही पूछेगा, तंत्र का तंत्र। तो दो ही इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कुष्ठ रोग जो होता है वो किस बैक्टीरिया की वजह से फैलता है? माइक्रोबैक्टीरियम लिप्री। और इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है? तंत्र का तंत्र इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है। तो अब हम जो पढ़ते हैं वो नेक्स्ट रोग, रोग नंबर 7, जिसको कहते हैं सिम्प्लिस रोग या STD भी कह सकते हैं इसको, सिम्फोलिस रोग, सिम्प्लिस रोग, जिसे हम क्या कह सकते हैं? STD। ठीक है, STD भी कहते हैं। ये किस बैक्टीरिया की वजह से फैलता है? सिम्प्लिस रोग जो होता है जो किस बैक्टीरिया की वजह से फैलता है? तो ये होता है टेपोनेमा पैलिडम। टेपोनेमा पैलिडम की वजह से फैलता है, इस बैक्टीरिया की वजह से। इसमें जो प्रभावित अंग होता है वो आपके कौन से होते हैं? जननांग होते हैं। क्या होते हैं आपके? जननांग इसमें प्रभावित अंग होते हैं सिम्प्लिस रोग में। इसके जो लक्षण होते हैं उसमें क्या होता है? जो जननांग होते हैं, जननांगों पर क्या हो जाता है? घाव हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। तो इनमें कौन सा रोग होता है? सिम्प्लिस नामक रोग होता है। इसमें जो आपका पूछा जाएगा उसमें होगा सिम्प्लिस रोग किससे फैलता है? तो टेपोनेमा पैलिडम से होता है प्रभावित रोग जननांग। ये दो पूछने इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो आपका है डिप्थीरिया रोग। डिप्थीरिया रोग। तो डिप्थीरिया रोग किस बैक्टीरिया की वजह से फैलता है? डिप्थीरिया रोग जो किस बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, जिसको कहते हैं हम कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी की वजह से फैलता है। ये बैक्टीरिया जो फैलता है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थी से डिप्थीरिया। ठीक है। इसका जो प्रभावित अंग है वो कौन सा होता है? श्वास नली होती है। कौन सी होती है? श्वास नली होती है। सबसे ज़्यादा प्रभावित डिप्थीरिया में कौन सा होता है? श्वास नली इसमें प्रभावित होती है। इसके लक्षण क्या होते हैं? जब श्वास नली प्रभावित होगी तो सबसे पहला तो लक्षण यही होगा, श्वसन लेने में कठिनाई होगी उसको, या सांस लेने में कठिनाई होना उसका, क्योंकि उसके प्रभावित अंग भी तो श्वास नली, तो श्वसन लेने में कठिनाई होगी। और अगर इसमें टीका यूज किया जाता है तो टीका होगा DPT का टीका लगाया जाता है।
ठीक है। डिप्थीरिया जो होता है वो किस बैक्टीरिया की वजह से फैलता है? कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। डिप्थीरी अंग इसका श्वास नली प्रभावित होती है। लक्षण श्वास नली प्रभावित होती है। सबसे पहला इसमें श्वास लेने में ही कठिनाई होगी। टीका इसमें डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अब लास्ट बैक्टीरिया से होने वाला लास्ट रोग जिसको कहते हैं हम वर्टुलिज्म रोग। वर्टुलिज्म रोग। वर्टुलिज्म रोग किस बैक्टीरिया की वजह से फैलता है? तो जो वर्टुलिज्म रोग है वो किस बैक्टीरिया की? माइक्रोबैक्टीरियम वर्टुलिज्म। माइक्रोबैक्टीरियम वर्टुलिज्म की वजह से फैलता है ये। इसमें जो अंग प्रभावित होता है वो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। सिस्टम प्रभावित होता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। सांस लेने में कठिनाई, जब प्रभावित होगा तो सांस लेने में भी कठिनाई होती है। तो आज के हमारे जो भी हमने पढ़े वो बैक्टीरिया से रिलेटेड लक्षण रोग थे। कल जो भी हम पढ़ेंगे वो वायरस से रिलेटेड पढ़ेंगे, जो हमारा पार्ट 3 में होगा। ये पार्ट 2 था। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो, लाइक, कमेंट, शेयर। तो अब हम आपको मानव संबंधी जितनी भी वायरस से रिलेटेड वीडियो हुआ वो हम पार्ट 3 में बताएंगे आपको। वायरस से ये सारे जो भी थे वो बैक्टीरिया से रिलेटेड थे। थैंक यू, बाय।